सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सबसे पहले टॉपिक है ब्रिक्स विल हेल्प क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एज सेड बाय मोदी। सो पीएम मोदीज 5 nation visit, countries to be visited are Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Namibia एंड ब्राज़ील। इन कंट्रीज़ में पीएम जो है वो विज़िट करेंगे। पर्पज़ ऑफ विज़िट इज़ टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद इन ग्लोबल साउथ, कोऑपरेशन विद इन ग्लोबल साउथ। अटेंड ब्रिक्स समिट इन ब्राज़ील दैट इज़ टू बी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो यानी ब्रिक्स का जो समिट है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होगा। होल्ड पायलटेड मीटिंग्स विद द लीडर्स एंड घाना विजिट हाइलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मोदी लैंड्स इन अक्रा, घाना, विल होल्ड टॉक्स विद घानास प्रेसिडेंट जॉन ड्रामनी महामा। घाना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ अ की पार्टनर इन द अफ्रीकन यूनियन एंड ECOWAS। अब ECOWAS क्या है ये आपको थोड़ा सा नोट्स बनाना पड़ेगा इस पर। इकोवैस जिसे हम कह सकते हैं। डिस्कशंस इंक्लूड इंडियाज़ रोल इन सेक्टर्स लाइक एनर्जी, हेल्थ, वैक्सीन प्रोडक्शन, इन सेक्टर्स पे ध्यान रहेगा। मिस्टर मोदी टू रिसीव घानाज हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर, चैम्पियन एंड कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, स्टेट ऑनर गिवन टू अ पर्सन। तो मिस्टर मोदी को ये मिलेगा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। घाना प्लान्स टू इमर्ज एज अफ्रीकाज वैक्सीन हब। सो घाना जो है वो प्लान करता है वैक्सीन हब इमर्ज करने के लिए ऑफ अफ्रीका। टॉक्स लाइकली विद इंडिया रिगार्डिंग वैक्सीन प्रोडक्शन। अब मिस्टर जो पीएम मोदी हैं उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं? ही एडवोकेटेड ब्रिक्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड एम्फसाइज्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है ये एक की थीम है। ठीक है, what is the importance of having a multipolar world? We strive for a more peaceful, equitable, just, democratic and balanced multipolar world order. These were the statements given by Modi. अब ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के मेंबर्स सबसे पहले आ जाते हैं। ब्रिक्स के मेंबर्स में ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। ये मेंबर्स हैं। एक्सपेंशन इन 2023 was announced, adding new members like Egypt, इथोपिया एंड ईरान। तो ये मेंबर्स भी ब्रिक्स में ऐड अप हुए थे 2023 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये मेंबर्स थे या नहीं, पहले से थे या इन्हें रिसेंटली ऐड किया गया है? तो इन्हें रिसेंटली ऐड किया गया। दे वर नॉट द मेंबर्स फ्रॉम बिफोर, इजिप्ट, इथोपिया एंड ईरान। सो ब्रिक्स 2009 में इट वाज फाउंडेड एंड साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया। अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो so basically BRICS nation they represent around 25 to 30% of the global GDP। ये इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं इसकी इकोनॉमिकल पर्पस पे।
ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ब्रिक्स के? प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, रिफॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, enhance cooperation among emerging economies, and support multilateralism and multipolar world order. Facilitate trade, investment, and sustainable development. Collaborate on counterterrorism, climate change, technology and innovation. Health cooperation, example COVID-19 response. अब इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रिक्स इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स इंस्टीट्यूशंस में आ जाता है आपका, ब्रिक्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो वो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक, और उसका हेड क्वार्टर शंघाई है, चाइना में. Isn't it? Provides funding for infrastructure and sustainable development projects. Contingent reserves arrangement, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होता है फाइनेंशियल सेफ्टी, नेट टू टैकल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस. ठीक है, यानी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के लिए यूज़ होता है कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. ब्रिक्स का एक बिजनेस काउंसिल भी है और थिंक टैंक काउंसिल भी है. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस है ब्रिक्स के. अब ब्रिक्स एंड इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है दैट एडवोकेट्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यूजेस ब्रिक्स टू काउंटर वेस्टर्न डोमिनेंस, गेन ग्रेटर रोल इन ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, एक्सपैंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट networks. India plays a key role in digital and health initiatives. India's leadership is proposing international solar alliance and disaster resilient infrastructure. अब possible prelims question क्या हो सकते हैं? That which of the following countries were recently joined in 2023? ठीक है, क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स में अंडर द रिसेंट डेवलपमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जॉइंड? तो इजिप्ट, इथोपिया, ठीक है, एंड साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट अमंग. ठीक है, साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट अमंग. तो आप ये ऐसे कर सकते हो. उसके अलावा हेड क्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट इज़ NDB कहाँ है? तो दैट इज़ इन शंघाई, चाइना. इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. फिर ये पूछ सकते हैं दैट कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो CRA है उसका जो बेसिक यूज़ है वो किस लिए है? तो BPO यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, क्राइसिस जो है उसको टैकल करने के लिए ये रिजर्व्स यूज़ होते हैं. ठीक है, अब मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? दैट डिस्कस द रोल ऑफ ब्रिक्स इन प्रमोटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. ये टर्म इधर साइड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बहुत यूज़ हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वर्ड को बहुत ध्यान रखिएगा. इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आज के जियोपॉलिटिक्स में. ठीक है, उसके अलावा ये भी है कि एग्जामिन इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन ब्रिक्स कोऑपरेशन, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिंग परपेट्रेटर्स ऑफ टेरर अटैक इन पहलगाम टू जस्टिस, से क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स. सो यहाँ पर क्वाड की बात हो रही है, जो अभी इसके बारे में मैंने कल आपसे डिस्कस किया था. क्वाड क्या है ये इम्पॉर्टेंट है, इनके क्या क्या मेंबर्स हैं ये इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं. ठीक है, सो द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स S. जयशंकर, पेनी वोंग दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, इवाया ताकेशी जापान, एंड US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन्स were the representative of the क्वाड. ठीक है, तो इससे तो ये पता चलता है जो पार्टिसिपेटरी कंट्रीज है दैट इज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US. सो दे कंडेम्ड April 22 terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, in which 26 were killed. In a joint statement issued from Washington, the ministers
unequivocally denounced terrorism in all forms, including cross-border terrorism, and urged all UN member states to cooperate in bringing perpetrators to justice under international law and UNSC resolutions. So this meeting marked the first formal Quad Foreign Ministers meeting, that is FMM, ये यहाँ पर दिया हुआ है. Under the Biden administration, signaling continuity in counter-terrorism focus. Unlike earlier Quad statements under President Trump, the latest declaration narrowed its geographical emphasis to the Indo-Pacific, omitting references to Russia, Ukraine, and Israel-Gaza conflicts. So the ministers agreed on a new agenda. Prioritizing maritime security, economic prosperity and security, economic prosperity, critical and emerging technology, humanitarian assistance and disaster relief. Emerging technologies and humanitarian assistance and disaster response. So the Quad aims to leverage collective resources to tackle regional challenges, reinforcing its strategic role in ensuring peace and stability in Indo-Pacific region. So basically यहाँ पर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है विथ रिस्पेक्ट टू क्वाड क्या है, ठीक है. काउंटर टेररिज्म जो है उस टॉपिक पे क्वाड लीडर्स का स्टैंड क्या है, इस पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप बना लेते हो ना तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. सो व्हाट इज़ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन टैकलिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशंस in organizations or groupings like Quad. Now this is important. Security breach at Parliament. High Court grants bail to 2 accused. The Delhi High Court on Wednesday granted bail to Neelam Azad and Mahesh Kumawat, 2 accused in 2023 Parliament security breach, but barred them from talking about the incident to press or on social media. The High Court granted the reprieve on furnishing a personal bond of rupees 50,000. Reprieve important है term each, and 2 sureties that they shall not leave Delhi and appear before the investigating agency every Monday, Wednesday and Friday, as it said. Okay. So the breach occurred on December 13, 2023, coinciding with the anniversary of 2001 parliamentary terror attack. The co-accused Sagar Sharma and Manoranjan D allegedly jumped into the Lok Sabha chamber from public gallery during the 0 hour. They released yellow gas from canisters and raised slogan before being overpowered by some MPs. Around the same time, another accused, Amol Shinde and Ms. Azad, allegedly spray-colored gas from canisters outside Parliament premises. The Delhi police has arrested Mr. Kumawat on December 16, 2023 on charges of criminal conspiracy and destruction of evidence. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं यूपीएससी के हिसाब से. 0 आर हो गया, ठीक है. उसके बाद ये जो एक टर्म आ जाता है आपका रिप्राइव, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अब
क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चंस पहले तो आपसे, वैसे तो ज़ीरो आर अभी तक पूछा नहीं गया है, बट क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट रिसेंट में अभी उतना कुछ ध्यान नहीं दिया गया। मेन जो फोकल पॉइंट है वो रिप्राइव है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट की पावर्स में आता है, ठीक है, टू पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिट एंड सस्पेंड द सेंटेंसेस। उसके अलावा कम्यूटेशन भी हो सकता है, द प्रेसिडेंट कैन कम्यूट द सेंटेंसेस ऑल्सो, ठीक है। तो रिप्राइव मिला है इस पर्सन को, ये आ जाता है आपका आर्टिकल 72 में, तो इसको इस एस्पेक्ट में आपको प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा जो आपका मेंस में क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, दैट डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग सिक्योरिटी विद इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट वाइल इंश्योरिंग पब्लिक एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स अवेलेबल टू बैलेंस द राइट्स of accused persons and the needs of criminal investigation, or explain the significance of zero hour in the Indian parliamentary system. How can disruptions during this period affect the parliamentary functioning? देखो बेसिकली ज़ीरो आर में तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर ही मैंशनड है, सो मे बी एक हाईलाइट आ सके, ज़ीरो आर के कंटेक्स्ट में ऐसे स्टेटमेंट वाइज ही से इशू कर सकें। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिस्टोर CFR मैनेजमेंट राइट्स टू विलेजर्स। अब इसका कंटेक्स्ट बेसिकली क्या है, दैट विलेजर्स फ्रॉम गारियाबंद एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़ आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एक्शंस पोस्ट May 15th ऑर्डर ऑफ 2024, ठीक है। अब ऑर्डर क्या था कि डिमांड क्या है इनकी, टू रिस्टोर CFR, that is community forest resource management rights to gram sabhas under forest right act 2006। अब की टर्म्स इसमें क्या है, दैट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स जो है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A क्लॉज A of FRA 2006, and it refers to customary forest land used by forest dwelling communities for livelihood, cultural and religious purposes। यानी इन पर्पसेस के लिए जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनको अलाउड रहता है, ठीक है। द कस्टमरी फॉरेस्ट लैंड कैन बी यूज्ड। मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन राइट्स वो ग्रांटेड टू ग्राम सभास। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की अगर हम बात करें, so it recognizes the rights of scheduled tribes and other traditional forest dwellers, OTFD। की rights क्या है, individual forest rights over land cultivated and community forest rights over forest resources। so individual forest right किसके ऊपर है, land cultivated के ऊपर, और community forest right जो हैं वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर है। और ये जो है ये एम्पावर करता है ग्राम सभा को टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब इसमें इश्यूज़ क्या हाईलाइट किए गए हैं, दैट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एरिडली शिफ्टेड CFR मैनेजमेंट टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। विलेजर्स allege that this empowerment of gram sabha bypass of FRA provisions potential role of NGOs is seen as undermining the local rights। So protesters ongoing in several districts like Bastar, Kanker, Narayanpur, Dhamtari and Gariyaband। So why does CFR matters? CFR is crucial for sustainable फॉरेस्ट कंजर्वेशन। उसके अलावा लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, प्रिजर्विंग इंडिजिनियस कल्चर एंड ऑल्सो FRA 2006 was landmark legislation to correct historical injustice to the tribals or other forest dwellers।
ग्राम सभा प्लेज अ सेंट्रल रोल इन गवर्नेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब लीगल एंगल देखा जाए तो जो May 15 का ऑर्डर है वो दैट allegedly amends the local CFR agreements। Villagers fear this undermines autonomy granted under FRA। अब इसका यूपीएससी में सिग्निफिकेंस क्या है? जो टर्म आपका यूज़ होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा और भी टर्म्स आ जाते हैं दैट इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, CFR एंड आई, इंडिविजुअल फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये जो हैं ये क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस में राइट्स ऑफ ग्राम सभा विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है। तो इसमें एक और आपका एक्ट आ जाता है दैट इज़ द पेसा एक्ट। जहाँ पर ट्राइबल्स को एम्पावर करने की बात की जाती है, ठीक है। ये पंचायती राज में आपका आ जाता है, पंचायती राज सिस्टम। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं दैट फॉरेस्ट राइट एक्ट में 2006 का जो एक्ट है उसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स किसकी है? ग्राम सभा की है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है? तो ये बेसिकली जो जिम्मेदारी ग्राम सभा की है, वहाँ के जो एरियाज़ हैं उनकी ग्राम सभा की है, ठीक है। उसके अलावा मेंस में क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन एम्पावरिंग फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़। और उसके अलावा एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व्स रिसोर्सेज राइट्स इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन CFR गवर्नेंस। तो इस तरीके से आपसे मेंस में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओडिशा सिविल सर्वेंट्स अनाउंस टू गो ऑन मास लीव प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न्ड पॉइंट है, क्या सिविल सर्वेंट्स के क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। कैन दे गो ऑन प्रोटेस्ट? Is it legal to go on protest? Is it under fundamental rights? क्योंकि ये जो है ये कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, ठीक है। ये इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि क्या सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनके पास ये राइट्स हैं टू प्रोटेस्ट। और इसमें इमोशनल होकर आंसर नहीं देना है, प्रॉपर रिसर्च करके आंसर दीजिएगा। और अगर है तो वो कहाँ मेंशन्ड है, और नहीं अगर है, अगर राइट्स नहीं है तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कहाँ किस आर्टिकल में मेंशन्ड है ये चीज़, क्लॉजेस दिए हुए हैं, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीफेजिंग ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस। इसका कंटेक्स्ट क्या है दैट इंडियाज़ डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद द ग्लोबल साउथ हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। इंडियाज़ डेवलपमेंट असिस्टेंस रोज फ्रॉम $3 billion in 2010 to 11 to around $7 billion in 2023 to 24। अब की चैनल्स इसमें क्या बताए गए हैं दैट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड लाइन ऑफ क्रेडिट डेवलपमेंट असिस्टेंस अंडर द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, that is IDEAS. So these are the key channels. उसके अलावा they have इस आर्टिकल में मेंशन किया गया about the shrinking ODA and debt crisis. So official development assistance, that is the ODA,
इज डिक्लाइनिंग ग्लोबली। रीजंस क्या है इसके पीछे? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो वॉर्स हो रहे हैं अभी रिसेंट में, कोल्ड वॉर्स हैं, budgetary crisis in donors countries, collapse of US foreign aid agency, influence, declining in prolific commodity and development model. Foreign aid saw around 45% reduction since 2011 in OECD DAC countries. So the investments are needed to achieve the sustainable development goals by 2030 has also surged $2.5 trillion in 2015 to over $4 trillion in 2024 without a major increase in financing progress towards the SDGs already derailed by COVID-19 pandemic and other global shocks. So this will remain elusive. Simultaneously, borrowing has become costlier and less predictable. So, India's role and trends के बारे में अगर हम बात करें, active in G20 discussions on global debt, relief and development financing. India uses grants, credit lines and mixed financial institutions. And instruments. Competitive rates offered for development loans compared to global capital markets. अब ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के रैशनल के बारे में अगर हम बात करें, सो इमर्जन मैकेनिज्म वेयर टू डोनर कंट्रीज कोलैबोरेट टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ अ थर्ड country. Example, Japan and India jointly assisting Asian countries. Germany and Brazil supporting projects in Mozambique. Advantages क्या है इसके? That combines expertise and resource, promotes cost effectiveness, aligns with India's G20 presidency, focus on sustainable development. Challenges क्या है in development finance? That persist global debt crisis, cost of borrowing rising, aid flows reduced amidst competing geopolitical priorities and COVID-19 aftermath, deepening fiscal stress. India की strategic importance क्या है? That it is seen as a reliable partner for a global south. India's development finance aligns with sustainable development goals, south to south cooperation principles, offers alternatives to traditional western led financing. अब इसका यूपीएससी में रिलेवेंस जो है वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन से हो जाता है, ठीक है। फिर इकोनॉमी से रिलेट कर जाता है ये कहीं ना कहीं, एंड डेवलपमेंटल इश्यूज जो हैं उसको ये हाईलाइट कर रहा है ये आर्टिकल। अब पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं आपके? दैट डिस्कस द इमर्जिंग रोल ऑफ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन इन रीशेपिंग ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, ऑल्सो critically analyze the challenges facing global development finance in post-COVID era. What role can India play in addressing these challenges? और ये भी पूछ सकते हैं कि highlight the importance of India's development partnership with Global South for achieving SDGs. इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. Next is integrating compassion, prioritizing palliative care. So what is palliative care? It is a specialized form of medical care focused on relieving pain, reducing suffering, addressing physical, psychosocial and spiritual needs.
इसका एम क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट्स विद टर्मिनल और सीरियस इलनेस एंड देयर फैमिलीज, डिफरेंट फ्रॉम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट विच टारगेट्स डिजीज एराडिकेशन. ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट. Palliative care focuses on elevating pain, reducing suffering, and improving quality of life for patients and families. Now, global scenario क्या है? That WHO estimates that around 40 million people globally require palliative care each year, and 78% of them live in low and middle income countries. Only 14% of those needing palliative care worldwide receive it. So इंडिया का सिनेरियो क्या है इस कंटेक्स्ट में? that annually 5 to 10 million Indians need palliative care, only 1 to 2% receive it. ठीक है, sorry, it is 7.2 million people that need palliative care. मेजर गैप्स क्या बताएगी? दैट लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन रूरल डिस्पैरिटी, डिमांड राइजिंग ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन. High burden of non-communicable diseases like cancer, diabetes and chronic respiratory diseases. Challenges in India की बात करें तो दो included in national health policy 2017, implementation remains uneven. Rural and economic disadvantaged areas worst affected. यानी कि जो रूरल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड एरियाज़ हैं दैट आर दी वर्स्ट अफेक्टेड. ठीक है, बैरियर्स क्या है? शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स, इनसफिशेंट मेडिकल एजुकेशन ऑन पैलेटिव केयर एंड लो पब्लिक अवेयरनेस, दैट इज मिसकंसेप्शन एंड डिलेड एक्सेस. So there is a need to integrate palliative care into MBBS curriculum also. यहाँ पर बात आती है लिंकिंग इट विद द मेडिकल एजुकेशन. इनिशिएटिव्स क्या है? दैट इसमें जो ICMR है, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एम्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं, दे आर ट्रेनिंग नर्सेस, पर्सनल एंड एलीड हेल्थ प्रोफेशनल for this, and this is very crucial also. What are the policy recommendations that prioritizes capacity building, community outreach, and collaboration with NGOs? ये रिकमेंडेशन है. उसके अलावा empower elite health sectors for wider reach, public awareness campaigns vital to reduce stigma, encourage timely care seeking partnerships with insurance schemes like Ayushman Bharat can improve affordability. Benefits क्या है palliative care के? कि this reduces the hospitalization rates, healthcare cost, enhances patient dignity, family support, quality life. अब UPSC के केस में रेलेवेंस क्या है? दैट GS पेपर 2 में हेल्थ सेक्टर चैलेंजेस जो है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. रोल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और ये जो पॉलिसी है ऑफ पैलेटिव केयर, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो टैकल है, जो इश्यूज़ हैं इंडिया में उसको कैसे टैकल करना चाहिए इंडिया को. ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटीग्रेटिंग पैलेटिव केयर इनटू इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम. या ये पूछ सकते हैं हाउ कैन कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस हेल्प टू इम्प्रूव एक्सेस टू पैलेटिव केयर इन इंडिया.
So next is custodial deaths. Police convictions remain zero in Tamil Nadu and beyond. So basically यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, द आर्टिकल डिस्कसेस अबाउट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर कस्टोडियल डेथ्स इन इंडिया and highlights data from NCRB and various reports showing high number of custodial deaths, poor rate of prosecution and conviction of officials involved. ठीक है, key data points क्या हैं? So the data shows that around 490 deaths were reported while suspects were in judicial or police custody between 2016 to 17 and 2021 to 22 up to March 31 as shown in map 1. ये भी केस है कस्टोडियल टॉर्चर का. अगर आप मैप 1 देखोगे तो इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट केसेस हैं. ठीक है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, देन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. So FIRs were filed only in 28% cases and only 3.5% of the custodial death cases were led to charge sheets and convictions were extremely rare. So causes क्या हैं physical custodial death के? That is physical torture, ill treatment during interrogation, medical neglect, overcrowding and poor prison conditions. Legal framework क्या है? Article 21 इसमें आ जाता है. That is right to life and personal liberty. फिर criminal law में जो section 330 and 331 IPC में है, punishment for voluntary causing hurt to extract confession. यानी अगर आप कन्फेशन के एक्सट्रैक्ट करने के लिए मारपीट करते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट भी है. ठीक है, सेक्शन 330 एंड 331 में. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज CRPC, सेक्शन 176 में इंक्वायरी इनटू कस्टोडियल डेथ्स बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एस्टैब्लिशेस NHRC दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू मॉनिटर ह्यूमन राइट्स वायलेशन. अब NHRC की गाइडलाइंस क्या है? देयर शुड बी मैंडेटरी magisterial inquiry intimation to NHRC within 24 hours of the death. पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी होनी चाहिए और उसके साथ साथ रिपोर्ट सबमिशन विदिन 2 months होने चाहिए. अब इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो पूरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस है. पुलिस रिलक्टेंस टू रजिस्टर केसेस अगेंस्ट कोलीग्स. लो कन्विक्शन रेट्स लीड टू impunity. Victims often from marginalized communities. Delays in magisterial inquiries. ठीक है, अब रिफॉर्म्स क्या सजेस्ट किए गए हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरास इन पुलिस स्टेशंस, पुलिस रिफॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज, लीगल एड फॉर विक्टिम्स फैमिलीज एंड स्ट्रॉन्गर विटनेस प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर्स. ये विसल ब्लोअर्स का जो आपका टर्म है ये और कहीं भी आता है. विसल ब्लोअर्स का कौन सी कमीशन को विसल ब्लोअर कहा जाता है, इसको कमेंट में बताइए. सो ट्रेनिंग पुलिस इन ह्यूमन राइट्स कंप्लायंस. उसके अलावा इंटरनेशनल बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया इज सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड ऑन सिविल एंड पुलिस राइट्स पॉलिटिकल राइट्स दैट इज ICCPR. UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर नॉट येट रेटिफाइड. इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ओवर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स इन कस्टोडियल डेथ कंडीशंस. अब ये देखिए चार्ट 2 बता रहा है कि कितनी मैजिस्ट्रियल या जुडिशियल इंक्वायरीज होती है, ऑर्डर्स होते हैं उन इंक्वायरीज़ के इन डेथ्स इन पुलिस कस्टडी. तो सिर्फ 345 केसेस में ये इंक्वायरी हुई थी जिसमें 123 पुलिसमैन जो हैं वो अरेस्ट हुए थे एंड उसमें से भी 79 के अगेंस्ट ही चार्जशीट फाइल की गई थी.
जो पुलिसमैन कन्विक्टेड थे वो 0 थे, तो जिनके अगेंस्ट कन्विक्शन केस चला था वो 0 थे। अब इसका यूपीएससी में सिग्निफिकेंस आ जाता है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, ठीक है, एथिक्स में आ जाता है, पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी में आ जाता है, प्रिजन रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स में इस तरीके से रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए। देन आर्टिकल 21 आपका आ जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपके क्या है विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कस्टडी। और क्वेश्चंस ये आ सकते हैं मेंस में अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से ये आ सकता है दैट डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कस्टोडियल डेथ्स इन इंडिया, सजेस्ट रिफॉर्म्स टू एड्रेस द इशू। या ये आ सकता है evaluate the role of judiciary and human rights institutions in preventing custodial violence in India। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। So next topic is AI in India, strategy must precede the mission। अब मैं अगर बात करूँ AI की तो यहाँ पर ऑलरेडी इतना डिस्कशन हो चुका है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है AI के ऊपर। तो मैं आपको इसमें एक शॉर्ट समरी बता दे रही हूँ दैट इंडिया एस्पायर्स टू बी अ ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस बट लैक्स कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिकली ग्राउंडेड नेशनल AI strategy। दैट इज़ करेक्ट। So currently initiatives like the India AI mission इस मिशन के बारे में पता लगा लीजिएगा आप, ठीक है। India AI mission focus on execution without clarifying national priorities or governance models, risking strategic autonomy and democratic legitimacy. Critical concerns include AI's role in defense, intelligence, and infrastructure, raising geopolitical vulnerabilities. Without indigenous capabilities, automation is transforming India's workforce with potential job displacement. Yet policy remains fragmented on employment transitions, workforce planning, and social protections. AI also demands vast energy resources, intensifying sustainability challenges. Effective AI governance requires transparency, public trust, and inclusive dialogue with stakeholders to ensure equitable growth and mitigate risks like bias and surveillance. The editorial urges India to publish a national AI strategy defining the priorities, governance structure, and policy responses to manage AI's societal and economic impacts, positioning India to influence global AI norms and emerge as a true AI leader। यहाँ पर बेसिकली जो बात हो रही है वो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से AI जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। वी ऑल नो कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो यूपीएससी के एस्पेक्ट में आप कैसे इसको देख सकते हो कि AI जो है दो एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बट स्टिल लैक्स अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी रिफॉर्मेशंस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इससे ये आइडिया ले सकते हो कि बहुत से रिस्क हैं, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जिनका ध्यान देना होता ताकि मिसयूज़ ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टारगेट किया जाए, ठीक है। जो जॉब रिप्लेसमेंट हो रहा है AI की वजह से वो कैसे टारगेट किया जाए, क्या वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें स्टेप्स लेने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए इससे रिलेटेड। और ये लाने ही होंगे क्योंकि ये फिर एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इज़ सेड टू बी हैपनिंग व्हेन such kind of technologies emerge and the youth is not skilled enough to handle such technologies, isn't it? तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। See, next topic is deaths in sanctuaries. The recent death of an adult tigress या tigress, आप जो भी pronounce करिए, and its 4 cubs due to poisoning at the male Mahadeshwar Hills Wildlife Sanctuary in Karnataka has not only shocked the conservationists but has raised pertinent questions on the wildlife protection machinery and
environmental governance prevailing in the state. So in the immediate aftermath of preliminary investigation, 3 people were arrested and a few officials were sent on leave. Actions aimed at conveying the administration's resolve to act decisively. Besides, 2 investigations are currently underway, one by the Karnataka Forest Department and another by the committee constituted by the National Tiger Conservation Authority. So both the committees have been given 14 days to submit their reports. अब बेसिकली यहाँ पर जो कंसर्न्स के बारे में बात की जा रही है वो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ठीक है। और ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं कि रिसेंट में अभी डेथ हुई थी और उससे रिलेटेड क्या जो वन विभाग है उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या with the people what interaction should be taken on, what awareness should be spread, what should be the role of NGOs in this aspect. तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर जंगल पेट्रोलिंग पे फोकस होना चाहिए। ये भी एक एस्पेक्ट आ जाता है इसमें। So next topic is, are gig workers a part of India's labor data? So ये आर्टिकल बहुत बड़ा है बट मैं आपको एक समरी बता दे रही हूँ दैट द आर्टिकल डिस्कसेस द क्रिटिकल इशू ऑफ whether India's growing gig workforce is adequately reflected in official labor statistics and policy frameworks or not. इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। Gig work categorized by flexible on-demand digital platforms has expanded rapidly, but gig workers remain largely outside the formal labor protections and data systems. So the 2020 Union Budget acknowledges gig workers, and the Code on Social Security 2020 introduced legal recognition definition defining them as those earning outside traditional employer-employee relationships. So, however, gaps persist in capturing their economic contribution and working conditions comprehensively. So, the Periodic Labor Force Survey (PLFs) and other official surveys lack precise categories to identify gig workers, instead subsuming them under ब्रॉडर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्हें इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर अभी भी रखा जाता है। लीडिंग टू अंडर एस्टिमेशन एंड इनविजिबिलिटी इन पॉलिसी मेकिंग। इन 2022 नीति आयोग एस्टिमेटेड दैट अराउंड 7.7 million gig workers, potentially growing to 23.5 million by 2029 to 2030, ये यहाँ पर दिया हुआ है, contributing to around 1.25% of India's GDP, yet lack their social security, legal protections and stable income raises concerns and about the vulnerability and precarity. So representation challenges persist with gig workers often lacking collective bargaining platforms or legal unions. Policy recommendations include revising the survey tools like PLFs to distinctly capture gig and platform workers, ensure legal safeguards and incorporating gig workers into social protection schemes. So the evolving nature of gig work poses significant governance challenges for India's labor markets with implications for employment, quality, social security and economic resilience. अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर डायनेमिक्स है उस पर आप नोट्स बना सकते हो विद रिस्पेक्ट टू गिग वर्कर्स
सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉज को कनेक्ट करके आप ये लॉज बना सकते हो कि इस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनकी क्या सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करने चाहिए गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज़ फ्रेम करने चाहिए, क्या स्कीम्स लाने चाहिए, क्या लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए, एंड फ्यूचर ऑफ वर्क एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रॉबेबल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं दैट सबसे पहले तो प्रीलिम्स में मान लीजिए यही पूछ लिया कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 डिफाइंस गिग वर्कर्स एज, किस तरीके से डिफ़ाइन करता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और आपको ऑप्शंस दे सकता है। तो ये डिफ़ाइन करता है गिग वर्कर्स एज इंडिविजुअल्स आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स अर्निंग फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, मेंस में ऐसे आ सकता है, बेसिकली मेंस ओरिएंटेड ही है, बट ये पूछ सकता है कि इसकी डेफिनेशन दी गई है कि नहीं दी गई है। ठीक है, और इन्हें इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है या फॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके पॉइंट्स बन सकते हैं प्रीलिम्स बेस्ड में। ठीक है, फिर मेंस में क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं दैट डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय गिग वर्कर्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड लीगल रिकॉग्निशन, सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू इंटीग्रेट गिग वर्कर्स इन द फॉर्मल लेबर फ्रेमवर्क। तो 250 शब्दों का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मिनी यूएस इंडिया डील पॉसिबल बट लाइकली सिम्बॉलिक। सो बिफोर आई स्टार्ट माई टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी मेरे फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, 2-3 पीपल हैव कॉन्टैक्टेड मी ऑल्सो। आई रिक्वेस्ट यू कि जिनको भी चाहिए, अभी ये प्रोग्राम फ्री है, अभी ये कोर्सेज फ्री हैं, तो आप या तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से QR कोड स्कैन करके, या जीमेल पे आप ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर वहाँ से मैं आपको फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी हाउ टू कम्युनिकेट मी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। हरी अप फॉर गेटिंग एनरोल्ड इन दी कोर्सेज। लेटर ऑन इसके चार्जेस हो जाएंगे और वो चार्जेस अराउंड 2000 to 3000 पर पर्सन होगा। सो आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, और जिन लोगों को भी अभी फ्री में एनरोलमेंट कराना है दे कैन गो अहेड। सो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको समराइज़ करके बता दूँ एक मिनी ट्रेड डील के बारे में बिटवीन इंडिया एंड US जो हुई थी बिफोर जुलाई 9, उसके बारे में बात की जा रही है। दो लाइकली टू बी सिम्बॉलिक एंड फोकस्ड ऑन लो हैंगिंग फ्रूट्स, Atul Keshav, a former US ambassador and president of US Indian Business Council, views it as a first step towards the larger goal of achieving $500 billion in bilateral trade by 2030 under the Mission 500 target. Deeper ties in energy, electronics and IT are highlighted as pillars of this partnership. A primary deal would signal steadfast cooperation and shared communities to using trade as a tool for economic growth. However, challenges persist due to evolving geopolitical tensions and trade policy. So differences occur. Industry leaders, including those from FedEx, and IT industry, remain hopeful but cautious about concrete outcomes. Means they are cautious about the concrete outcomes. अब UPSC के एस्पेक्ट में आप ध्यान दे सकते हो अबाउट दी इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ट्रेड आ जाता है उसमें इंडिया का कैसा अप्रोच होना चाहिए, इस तरीके से कि इंडिया US जो पार्टनरशिप है, जो मिनी डील है, उस पर इंडिया को कैसे कॉशियसली डील करना चाहिए। ठीक है, एमिंग टू बेनिफिट बोथ, रिफ्लेक्टिंग एफर्ट्स टू एक्सपैंड ट्रेड नेटवर्क्स एंड रिड्यूस ग्लोबल इकोनॉमिक बैरियर्स। इन टॉपिक्स पे भी आप नोट्स बना सकते हो कि किस तरीके से इंडिया अपने एफर्ट्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है टू एक्सपैंड ट्रेड नेटवर्क्स एंड रिड्यूस ग्लोबल इकोनॉमिक बैरियर्स। सो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट पे इम्पोर्टेंस है।
So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to do like, subscribe and share my channel.